मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है रियल नंबर से क्लास 10 में, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे मित्र कि प्रूफ करके दिखाइए कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। हम सब जानते हैं कि √2 जो है, √3 जो है, √5 जो है एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। न तो ये कभी इंड होता है और न ही कोई डिजिट रिपीट करता है, इसलिए इसे रखा गया है इरेशनल के कैटेगरी में। तो ये सब नंबर इरेशनल नंबर होते हैं और इसी नंबर को प्रूफ करके दिखाना है कि ये इरेशनल है। तो इसे दो तरह से प्रूफ किया जाता है। एक तो है कि इसका हम स्क्वायर रूट आपसे पूछे निकालने के लिए कि 2 का स्क्वायर रूट निकालिए और ये शो करके दिखाइए कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेट नहीं होगा और नहीं रिपीटिंग होगा। तो वहाँ पे हम आसानी से कह सकते हैं कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्लास 9th में करना था। क्लास 10th में हम लोग इसे प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है मेरे मित्र, वो होता है कि कोई चीज़ हम मानकर चलेंगे। जैसे हमें प्रूफ करना है इरेशनल, तो हम इसके अपोजिट मानकर चलेंगे, यानी इसको हम रेशनल मान लेंगे थोड़ा देर के लिए। रेशनल मान लेंगे और हम इस बात को प्रूफ कर देंगे कि रेशनल नंबर जो हम मान कर चले थे वो गलत साबित हुआ, रेशनल नंबर नहीं है। जैसे ही हम जो चीज़ कर मान कर चलते हैं वो चीज़ अगर गलत हो जाता है तो वहीं पे जिसे हमें प्रूफ करना होता है वो प्रूफ हो जाता है। जैसे मानकर चलिए कि √2 को प्रूफ करना है कि इरेशनल है, और अगर हम √2 को ये मानकर चले कि थोड़ा देर के लिए ऐसा मानकर हम चलते हैं कि √2 जो है इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल नंबर है, और ये हम प्रूफ करके बता दें कि हमने जो मानकर चला था मेरे दोस्त कि √2 जो है रेशनल है, अगर वो गलत साबित हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि नहीं, हमने इसको रेशनल मानकर चला था, रेशनल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो जैसे मुझे प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो मैंने लिखा है कि इफ इट इज पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल हो तब, वो जरूरी नहीं कि पॉसिबल हो ही जाएगा, तो इसीलिए मैंने जोड़ दिया है इफ पर कि इफ इट इज पॉसिबल लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर यह संभव हो सके तो हम थोड़ा देर के लिए मान कर चलते हैं कि √2 जो होगा एक रेशनल नंबर होगा मेरे मित्र, रेशनल नंबर होगा। अगर √2 रेशनल नंबर होगा तो आप सब जानते हैं कि √2 को तो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, बिल्कुल। तो हम √2 को अगर रेशनल मान कर चल रहे हैं तो √2 के बराबर लिखेंगे p/q। और आपको ये भी पता होगा कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे जीरो होने का मतलब अनडिफाइंड हो जाता है, चाहे वो रेशनल हो या फ्रैक्शन हो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो नीचे तो जीरो नहीं होगा, उसके साथ साथ p और q को क्या होना पड़ेगा, तो p और q को को प्राइम होना पड़ेगा। एक नया वर्ड आपके सामने आ गया है, को प्राइम। को प्राइम ऐसे दो नंबर को कहते हैं, को प्राइम ऐसे दो नंबर के कॉम्बिनेशन को कहते हैं मेरे दोस्त, जिसका HCF 1 हो। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे तो आप ऐसे समझिए, ऐसे दो नंबर का कॉम्बिनेशन, ऐसे दो नंबर का एक पेयर जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे हम बात करें 2 और 3 का, तो 2 और 3 ऐसे दो नंबर है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2/3 जो होगा एक रेशनल नंबर होगा। अगर 4 और 9 की हम बात करें तो 4, 9 ऐसे दो नंबर है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब 2 से 4 कट रहा है बट 2 से तो 9 नहीं कट रहा है, तो 2 तो कॉमन फैक्टर हुआ नहीं। तो इसमें एक के अलावा देखो, एक तो सब में रहता है कॉमन फैक्टर, तो एक को छोड़कर, है ना, अदर देन 1, एक को छोड़कर अगर कोई दूसरा नंबर अगर कॉमन में नहीं आ रहा है तो हम इसको बोलने का काम करेंगे, क्या चीज, को प्राइम। तो 4 और 9 को प्राइम है। अब आप 4/9 लिखो या 9/4 लिखो, ये अपने आप में एक रेशनल नंबर होगा, ये अपने आप में मेरे मित्र रेशनल नंबर होगा। ठीक है, आप कहेंगे सर 6/4 रेशनल नहीं है क्या, 6/4 भी रेशनल है, 6/4 भी रेशनल है, क्योंकि रेशनल का डेफिनेशन होता है कि जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जाए या p/q के फॉर्म में लिखा हो बट q इज नॉट इक्वल टू 0, तो नीचे 0 नहीं है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है p और q को इंटीजर होना चाहिए, तो p और q इंटीजर है,
यानी 6/4 भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि इसे काट पीट करके आपको आंसर बताना होता है, तो इसको हम 3/2 लिखेंगे। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हम लोग जो रेशनल नंबर यूज करेंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म वाला यूज करेंगे, ठीक है। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर होगा तो दोनों का HCF कितना होगा, 1 होगा। तो हमें इस बात को क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। चलिए समझिएगा। तो मैंने कहा कि जी देखो √2 को मैंने PYQ के फॉर्म में लिखा, तो रूट को हटाते हैं। रूट को हटाने का एकमात्र तरीका है स्क्वायर कर दो। आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा P²/Q², ठीक है। अब यहां करिए क्या कि Q² को यहां ले आइए, 2 को उसके नीचे डाल दीजिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसमें समझना बहुत जरूरी होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको रट जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं चीजों को। तो आइए समझते हैं। देखो P और Q यहां क्या है, तो आप कहेंगे सर इंटीजर है, P और Q इंटीजर है। जब आपने P² को 2 से डिवाइड किया तो P² एक इंटीजर था। जब आपने P² को 2 से डिवाइड किया और ये डिवाइड करके डायरेक्ट Q² बता रहा है, यानी इसका मतलब है कि इसमें रिमाइंडर 0 है, पूरा पूरी कटा है, तभी तो Q² बता रहा है, यानी इसका रिमाइंडर तो पक्का है कि 0 होगा। और यहां पे Q² आ रहा है, तो आपको ये भी पता होगा कि सर ये तो अपने आप में इंटीजर है। आप कहेंगे बिल्कुल, ये भी अपने आप में इंटीजर है। अगर हम आपसे बात ये करें, क्या बात कर लें कि कोई इंटीजर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका कोसेंट जो है ना एक इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब ऐसा तभी संभव हो सकता है जब ये पूरा पूरी कट जाएगा और रिमाइंडर 0 ये बताता है कि ये पूरा पूरी कट गया है ना। तो पूरी तरह से 100% डिविजिबल है। यानी यहां इंटीजर आ रहा है, जैसे 2 है, एक इंटीजर हम 6 ले लेते हैं। तो अगर मुझे रिमाइंडर को 0 करना है तो हम 3 बार में लगाएंगे 6। अब यहां देखिए 3 क्या है, तो आप कहेंगे इंटीजर है, इसका मतलब 6 जो है 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है। 6 जो है 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है। जैसे ही हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में लगेगा, तो आप कहेंगे सर ये 3.5 टाइम्स लगेगा, तब जाकर के रिमाइंडर 0 देगा। तो यहाँ तो ये तो इंटीजर नहीं है ना, तो इसको हम पूरा पूरी नहीं बोलेंगे कि डिविजिबल है, पूरा पूरी डिविजिबल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोसेंट इंटीजर हो रहा है तब तो पूरा पूरी डिविजिबल हो रहा है, और अगर इंटीजर 0 नहीं हो रहा है इसका मतलब पूरा पूरी डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो यहां एक इंटीजर को आपने 2 से डिवाइड किया और ये इंटीजर दे रहा है रिजल्ट, इसका मतलब P² जो है 100% 2 से डिविजिबल है मेरे मित्र। P² 100% 2 से डिविजिबल है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि P² इज 100% नहीं लिखना है, P² इज डिविजिबल वाली। P² जो है मेरे मित्र 2 से क्या है, डिविजिबल है। अब यहां एक बात और समझना होगा, बड़े ध्यान से समझिए। आपको फंडामेंटल थ्योरम पता होगा। 2 फंडामेंटल थ्योरम क्लास 10th में पढ़ना है। एक फंडामेंटल थ्योरम, पहला जो थ्योरम है वो ये कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है सबको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं इस बात को। जैसे 15 एक कंपोजिट नंबर है और उसको हम लिख सकते हैं 3 × 5। तो 3 और 5 क्या है, 3 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो एवरी कंपोजिट नंबर रिटेन ऑफ द फॉर्म, क्या चीज, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये पहला थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम का ऑफ अरिथमेटिक। दूसरा थ्योरम क्या है, दूसरा थ्योरम कहता है कि दुनिया का कोई भी इंटीजर है ना, दुनिया का कोई भी इंटीजर को अगर हम कोई प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, दुनिया का कोई भी इंटीजर अगर वो प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उस इंटीजर का स्क्वायर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे 4 जो है ना 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 एक प्राइम नंबर है, तो 4 अगर 2 से कट रहा है तो 4 का स्क्वायर भी 100% 2 से कटेगा,
क्योंकि ये 4 का स्क्वायर आएगा कैसे, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करके। ठीक उसी प्रकार से अगर 4 का स्क्वायर 2 से कट रहा है तो 4 भी 2 से कटेगा। जैसे आपको पता है 9 जो है 3 से कट रहा है, 9 एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो 9 अगर 3 से कट रहा है मेरे मित्र, तो 9 का स्क्वायर भी 3 से कटेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर ये एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है और 2 से पी स्क्वायर पूरी तरह कट रहा है, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर पी स्क्वायर 2 से कट रहा है, अगर पी स्क्वायर 2 से कट रहा है तो पी भी 2 से 100% कटेगा, डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होना चाहिए। आगे अब आप करिए क्या, देखो मुझे इसे कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करना है, तो हम यहां यूज कर रहे हैं कि मुझे पता था कि HCF इसका 1 होना चाहिए, मतलब P और Q एक के अलावा किसी दूसरे नंबर से नहीं कटना चाहिए, और मैंने P को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से कर दिया। अब आप करिए क्या, Q को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, वहीं पे प्रूफ हो जाएगा। तो Q को 2 से डिवाइड करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, अब P को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, P के बदले हम कुछ मान लेते हैं। और एक चीज और, P के बदले हम क्या माने, तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि P के बदले आपको 2 के मल्टीपल में कोई इंटीजर मानना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप √3 को प्रूफ कर रहे होते हैं तो यहाँ P के बदले 3m मानते, अगर √5 को आप प्रूफ कर रहे होते हैं तो P के बदले यहाँ 5m मानते। क्यों, अभी कुछ पता चलेगा। तो मैं यहाँ 2m मान लेता हूं, वेयर m इज एन इंटीजर। m क्या है, इंटीजर है। m क्या है मेरे मित्र, इंटीजर है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं, यहां तक ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि m जो है एक इंटीजर है, तो अपने आप में p एक इंटीजर था, तो इस इंटीजर को मैं 2m के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 2m के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम करते क्या हैं, इसको हम यहां से लिखने का काम करेंगे। हम चाहे तो फिर से हम p के जगह 2m यूज कर सकते हैं, और नहीं तो इतना दूर से आने की बजाय अगर यहां डायरेक्ट हम p के जगह 2m रख दें तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो हम ऊपर क्या निकाल चुके हैं कि q स्क्वायर इज इक्वल टू है p स्क्वायर बाई 2। पक्का, अगर q स्क्वायर p स्क्वायर बाई 2 है तो अब करिए क्या, q स्क्वायर इज इक्वल टू करिए p के जगह 2m यूज करिए। तो आप 2m जैसे ही यूज करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, बटा 2 करेंगे, तो ये q स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4m स्क्वायर बाई 2, और ये 2 बार में कट जाएगा। तो यहां आपने क्या देखा कि जो q स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है 2m स्क्वायर, q स्क्वायर आ रहा है 2m स्क्वायर, और यहां आपने p के नीचे लटकाया था 2 को, तब q के नीचे लटका दो 2 को, और लिख सकता हूं q स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। बड़े ध्यान से समझिएगा, m स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर है, m स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ये इंटीजर को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका कोसेंट अगर इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब q स्क्वायर 2 से 100% डिविजिबल होगा, तब ये सब पॉसिबल होगा। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। तो यहां क्या हो रहा है कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई कितना, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई कितना, तो आप कहेंगे सर 2। q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो q इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी q भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। दूसरा थ्योरम कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। पक्का, चलिए अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, और इसको मैंने मान लिया फर्स्ट। आप इसको इक्वेशन नहीं कह सकते हैं, बस फर्स्ट और सेकेंड कह सकते हैं। इक्वेशन के लिए इक्वलिटी जरूरी है। जैसे हम अगर 2 बोल दें, 2 + x बोल दें, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है। हाँ, इतना बराबर अगर कुछ लिख देते हैं, कुछ भी, ठीक है, मान लो 3 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इक्वल वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे आप नहीं कह सकते हैं इक्वेशन है, बस 1 और 2 केवल पहचान के लिए हमने रखा। अब ध्यान से समझिएगा, यहां हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हम पहला और दूसरा से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
अगर दोनों से हम ऑब्जर्व करने की बात करें तो मेरे मित्र, पहला में क्या हो रहा है, पहला में ये हो रहा है कि P जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, और दूसरा इक्वेशन में दूसरा में Q जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। मतलब P और Q, मतलब P भी 2 से कट रहा है, Q भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब P और Q में एक कॉमन फैक्टर है, वो है 2। तो यहाँ पे तो HCF इसका 2 निकल जाएगा, जबकि को प्राइम हम मान कर चले थे तो इसका HCF तो 1 आना चाहिए, और यहाँ HCF क्या बता रहा है, 2। यहाँ HCF क्या बता रहा है, 2। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि बी ऑब्जर्व दैट P and Q having a common factor 2। P और Q के पास क्या कॉमन फैक्टर आ गया, 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो यहां से हम लिखेंगे व्हाट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, क्या फैक्ट आपके पास था, आपके पास फैक्ट ये था कि P और Q में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहां लिखिए कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q have no common factor other than one। यानी P और Q में एक के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हेंस हो गया, बात खत्म हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया बात। तो हेंस हम कह सकते हैं √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखो एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे आप अगर एक समझ गए हैं ना, वैसे सब बन जाएगा। अगर यहां का था √3 प्रूफ करने के लिए तो क्या करते, जहां 2 है वहां 3 रख लेते, और यहाँ पे क्या करते, 3 आ जाता, यहाँ 3m मान लेते, सब जगह 3 आ जाता, सारा चीज यही हो जाता है। तो एक समझो सब बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर √5 को कहेगा, √7 को कहेगा, √11 को कहेगा, तो सबको आप प्रूफ कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे ना, कि जैसे √2 वाले हैं तो ठीक है, आपने प्रूफ कर दिया, इसमें √2 + 5 √2/3 √2 कुछ भी समथिंग उसमें ऑपरेशन करके जोड़ करके देगा, तो वो और भी इजी से प्रूफ हो जाता है, इसमें लिखने की इतना जरूरत नहीं है, सबसे लंबा यही बनता है। तो अगले वीडियो में आप इंतजार करिए, मैं उस चीज को प्रूफ करूंगा, तो बड़े गहराई से जो है हम लोग बातों को समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता ही है, लाइक करते जाएं, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद।